चीज होती है। वो ऐसे हल्के हल्के चीजों में नहीं कि यहाँ पर ये वैलिड है यहाँ पर इनवैलिड हो जाए। अगर इतनी वैलिडिटी उसकी गड़बड़ होगी तो लॉ नहीं कहा जाएगा, उसको कुछ और कह देंगे। लॉ जो होते हैं वो कई सारे सर्कमस्टांसेस में भी वही बने रहते हैं, है ना। तो कोई भी शेप हो, कोई भी तरीके जो सरफेस है उसका कर्वेचर हो या ना हो, ये हमारा वैलिड होगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा ये है कि जब भी कोई रे किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है, मान लो ये एक रे है जो इंसिडेंट हो गई, इंसिडेंट रे, इसको मैंने आई कैप कह दिया, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ऐसे कह दिया, ये आई कैप उसकी डायरेक्शन। तो इस रे और जहां पर इंसिडेंस हुआ है वहां पर नॉर्मल अगर ड्रॉ कर दिया जाए, तो इस नॉर्मल एन कैप, इसको मिलकर के दो दो लाइंस को मिलकर के प्लेन बन जाता है। दो लाइंस नॉन कोलिनियर होनी नहीं चाहिए बस। प्लेन की कंडीशन क्या है, किसी यूनिक प्लेन को डिफाइन कब करते हैं, अरे किसी यूनिक प्लेन को डिफाइन कब करते हैं? सर जब सारे पॉइंट्स उसी प्लेन में हो। नहीं, मतलब यूनिक प्लेन का मतलब ये है कि उसको डिफाइन करने के लिए दो लाइंस होनी चाहिए जो नॉन कोलिनियर हो। अरे ठीक है ना, दो नॉन कोलिनियर लाइंस मिलकर के एक यूनिक प्लेन को डिफाइन कर सकती है। तो यूनिक प्लेन ही हमने डिफाइन कर दिया। तो अगर ये प्लेन डिफाइन कर दिया तो अब रिफ्लेक्टेड रे की मजबूरी है इसी प्लेन में रहना, उस प्लेन को छोड़कर नहीं जा सकती। तो रिफ्लेक्टेड रे का जो डायरेक्शन है, वो जो अगर मैं यूनिट वेक्टर से दिखाऊं तो ये तीनों रेज एक ही प्लेन में लाई करेंगी, ये सेकंड लॉ है। इसको कैसे किया जाए, मतलब इंसिडेंट रे के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, दीज आर को प्लेनर। क्या है ये, को प्लेनर। अगर को प्लेनर होते हैं तीन वेक्टर्स, तो उनका क्या क्या ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी मस्ट बी जीरो। ये जानते हो कि नहीं बच्चों, यस सर। ये जानते हो ना। ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब होता है कि तीनों जो लाइन, तीनों जो वेक्टर्स हैं ये कोप्लेनर हैं, और कोप्लेनर की कंडीशन जो है वही हमारा इसका सेकंड लॉ है। तो अगर हम इन्हीं दोनों लॉज को यूज करके कोशिश करें, तो हमें पढ़ने के लिए बहुत चीजें नहीं चाहिए, हमें बहुत कम चीजें चाहिए फिजिक्स में अगर क्वेश्चंस करना है। बाकी तो प्रैक्टिस होगा। तो हमें सिर्फ ये जानकारी होनी चाहिए, ये दो लॉज हैं और इन इन लॉज पर किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज हम लोग नहीं करने जा रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में। तो अगर हम उसको ध्यान में रखेंगे तो ये आसानी से हो सकता है। यहां तक के डिस्कशन में कोई डाउट? आदर्श, अनुष्का, ओजस। नो सर। नो सर। तो ये हमारा लॉ है। लॉ तो वैसे बहुत सिंपल ही होता है, लॉ हमेशा बहुत सिंपल होता है, उसका एप्लीकेशन डिफिकल्ट हो सकता है। जैसे लॉ है कि भाई सदा सत्य बोलो, लॉ तो है ये कि सच बोलना चाहिए, लेकिन उसका एप्लीकेशन डिफिकल्ट है ना, क्यों? तो लॉज बहुत सिंपल होते हैं, उनको अप्लाई जब करेंगे तो डिफिकल्ट नहीं, हमारा अंडरस्टैंडिंग में हमारी जो मिसकंसेप्शंस है कई बार, और जो स्कूलिंग है या गवर्नमेंट टीचर या कहीं भी कंटेंट से अगर हमने पढ़ा है तो उसमें दिक्कत हो सकता है। हम लोगों का तो माइंड सही होता है बच्चों का। तो देखते हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, तो मान लो ये एक प्लेन मिरर है, यहां पर कोई रे ऐसे आ रही है, ये नॉर्मल हो गया,
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको मैंने थीटा कह दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो रे ऐसी चली जाएगी। तो बच्चा इसमें बताओ बच्चों कि डेविएशन कितना हुआ रहेगा, डेविएशन कौन बताएगा? विचलन अपने पाथ से कितना विचलित हो गई, डिविएट हो गई, कौन बताएगा? व्हाट इज डेविएशन इन दिस केस? कितना एंगल होगा डेविएशन? व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? अरे बोलो बच्चों, बताओ कितना डेविएशन होगा अपने पास? डेविएशन का मतलब होता है जो जिधर उसको जाना था, जिधर उसको जाना था, अगर ये मिरर ना मिलता तो रे ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी। 180 माइनस 2 थीटा। हाँ वेरी गुड, ऐसे जा रही थी, ऐसे ना जाने के बजाय वो ऐसे अपने पाथ से घूम करके गई, तो इस एंगल को हम डेविएशन कहते हैं और डेल से लिखते हैं। तो डेविएशन कितना आ गया? पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा, है ना? तो डेविएशन हमेशा पाई माइनस 2 थीटा होगा, सिंगल मिरर से का सिंगल रिफ्लेक्शन है। अनुष्का ठीक है? यही तो होगा एंगल पाई माइनस 2 थीटा, है ना? ये एंगल होगा ये, और ये पूरा 2 थीटा हो गया। तो पहले इसको अगर हम ग्राफिकली करें, ग्राफिकली ये अगर डेविएशन का एंगल है, माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ करो, जब बोल रहा हूं तभी ऑन करना है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये वाई एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप नेगेटिव है, -2 है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ऐसा ऐसा ग्राफ आ जाएगा। तो अगर किसी मिरर से, किसी भी प्लेन मिरर से डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ कोई पूछे तो ये होगा। आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये एंगल, यहां पर मैं क्या लिखूं, यहां पर मैं क्या लिखूं? अगर मैं इसको 0 चाहता हूं तो थीटा π/2 हो जाए, तो π/2 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अगर π/2 कर दोगे ना तो ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि π/2 कर दोगे, अगर थीटा π/2 है तब तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, सरफेस के पैरेलल चली जाएगी लाइट। 0 इंक्लूड है, ये इंक्लूड है, ये पॉइंट इंक्लूड है, लेकिन ये इंक्लूड नहीं है इस ग्राफ का, ये वैलिड नहीं है। थीटा नॉट इक्वल टू π/2, π/2 के लिए डिफाइंड नहीं है, रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, उसका कोई मतलब नहीं होगा, तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी और डोमेन क्या है, 0 से π/2 के बीच में अगर थीटा का डोमेन पूछा जाए तो 0 से लेकर के और π/2 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई मतलब नहीं है भाई। ये रे जो है या तो 0 होगी, नॉर्मल इंसिडेंस होगा, या तो पैरेलल चली जाएगी, इसके अलावा और क्या होगा? तो ये ऐसा हम लोग डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेविएशन अगर हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा ये देखो कि अगर मान लो ये हमारा z एक्सिस के अलोंग, ये मान लो मैंने कह दिया z एक्सिस है, तो एक्स वाई कौन सा होगा? ये कौन सा होगा, एक्स की वाई? कौन बताएगा? अगर ये z है तो ये x होगा कि y होगा कि कुछ भी हो सकता है, ये वाला कौन बताएगा? जल्दी बोलो। आउट ऑफ द प्लेन ये एक्सिस कौन सा होगा? अगर ये z है तो ये x होगा कि y होगा? ये x होगा कि y होगा कि कुछ भी होगा? ये x होगा, ये y होगा, क्योंकि x क्रॉस y से z एक्स होगा सर। राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। तो राइट हैंड की फिंगर्स को x की तरफ रखें और y की तरफ कर्ल करें, तो z की तरफ हम माना चाहिए। इधर x होगा तभी ये z इधर आएगा। मान लो यहाँ पर एक रे इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पर एक रे इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट रे है, इसको मैंने कह दिया इंसिडेंट रे
को डायरेक्शन मैं बता दूं क्या है। तो ये ऐसे मैंने मान लिया कि सपोज ये आई कैप है ना, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ऐसा कुछ है। तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन क्या होगा। मान लो इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन क्या होगा। बोलो बच्चों, जब भी तुम्हें ऐसा निकालना हो तो इस जेड एक्सिस के नॉर्मल क्या आएगा, ये नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल वाई के अलोंग है, तो जो नॉर्मल का डायरेक्शन होता है ना उसके कोफिशिएंट को रिवर्स कर दो बस, बाकी तो पैरेलल कंपोनेंट चेंज ही नहीं होंगे ना भाई। ये एक्सजेड प्लेन में, जो एक्सजेड प्लेन है, जैसे मान लो इसका हम अगर कोई भी एक पार्टिकल ऐसे आ रहा है तो इस पार्टिकल के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ये वाला कंपोनेंट होगा और एक ये वाला कंपोनेंट होगा। नहीं समझे बात, जैसे कोई वेक्टर अगर ऐसे मैं ड्रॉ कर दूं, ऐसे तो मैं ड्रॉ कर दूं, तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ये वाला कंपोनेंट होगा, एक ये वाला कंपोनेंट होगा। क्यों? तो जो ये कंपोनेंट होगा नॉर्मल की तरफ जा रहा है वो तो वापस लौट आएगा टकराने के बाद, और जो कंपोनेंट इसके पैरेलल है ना प्लेन के, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल वाला जो डायरेक्शन है उसको कोफिशिएंट को -1 से गुणा कर दिया करो, बाकी चीज वैसे रखो। तो आई कैप में कोई चेंज नहीं, जे कैप के सामने, क्योंकि हमारा नॉर्मल वाई एक्सिस की तरफ है, तो जे कैप के सामने जो +1 था है ना, वैसे ये -1 होना चाहिए, यहाँ पर माइनस होना चाहिए इसका कंपोनेंट, उसको प्लस कर दो, ये प्लस जे कैप हो जाएगा और बाकी के कैप में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात समझ पाए कि नहीं? जब भी तुम्हें कोई प्लेन दिया जाए, प्लेन मिरर दिया जाए और उस पर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन दिया जाए, तो तुम उस मिरर के नॉर्मल की तरफ जो यूनिट वेक्टर आएगा उसके कोफिशिएंट को -1 से गुणा कर दो, बाकी सारी यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स को एज इट इज प्लेस कर दो, तो तुम्हें रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन का कैप मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ये बात समझ पाए कि नहीं? अरे यस या नो तो बोलो। यस सर, समझ गए। सर एक बार रिपीट कर कौन आई अदर कौन पूछ रहा है? ओजस? ओजस मैं ये कह रहा हूँ कि तो लैग हो अच्छा गया था अच्छा, बीच में। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी कोई प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल होगा कि नहीं, यस या नो बोलो। तो जब भी कोई इंसिडेंट रे तुम्हें दिखाई देगी तो उसमें नॉर्मल की तरफ जो यूनिट वेक्टर का कैप है ना, वैसे कोई ऐसे वेक्टर मैंने लिखा है, जैसे इस वाले एग्जांपल में हमारा प्लेन एक्सजेड प्लेन में है हमारा मिरर, तो एक्सजेड प्लेन में अगर हमारा मिरर है तो नॉर्मल किधर होगा? वाई एक्सिस की तरफ होगा। तो वाई एक्सिस मतलब कि जे कैप, तो जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसको -1 से गुणा कर दो, बाकी जो दोनों है ना उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ बोलो, समझ गए? तो बाकी जो कैप है ना वो तो उसी प्लेन में रह गए, तो अगर कोई कोलिजन होता है तो उसका नॉर्मल कंपोनेंट ही चेंज होता है ना, टेंजेंशियल कंपोनेंट या पैरेलल कंपोनेंट चेंज नहीं होते। तो ये कोलिजन हम ये माने तो फोटॉन्स का कोलिजन ही तो है ना, लगातार फोटॉन्स आ रहे हैं और टकरा के ऐसे जा रहे हैं। नहीं समझे बात मेरी? अरे समझे कि नहीं भाई? बोलो, अब बोलो। यस सर, अब समझ में आ रहा समझ कर है। यस सर। तो ऐसा करके हमें वो चेंज कर लेना है। अच्छा, ये हमेशा ध्यान रखना कि आपका नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे एंड पे दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमारे यहाँ तो वाईफाई लगा है और काफी अच्छी स्पीड का है, तो आपका नेटवर्क स्ट्रेंथ काफी अच्छा होना चाहिए।
अगर नहीं भी अच्छा होता है तो रिकॉर्डिंग मोड में रहते लेक्चर्स, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो अगर किसी का छूट जाता है तो मुझसे मैसेज कर देगा, तो मैं उसको सेंड कर सकता हूँ अगर मेरे पास आएगा। माइक ऑफ तुरंत ऑफ कर लिया। डिवीजन की हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे डिवीजन है, तो यहां से हमने डायरेक्शन निकाल दिया और बस हमने कोफिशिएंट को चेंज कर दिया और ऐसा आ गया। डिवीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, डिवीजन फ्रॉम टू मिरर्स, inclined with each other, inclined with each other। ठीक है ना। अब बच्चों देखना, जैसे मान लो ये एक मिरर है, दूसरा मिरर ये है, मान लो ये जेड एक्सिस है, मान लो ये, मान लो मिरर टू मैंने कह दिया, मिरर वन है, ये मान लो एक्स एक्सिस कह दिया, इसको वाई एक्सिस कह दिया। तो मुझे कौन बताएगा कि मिरर वन किस प्लेन में है? मिरर वन का प्लेन क्या है? मिरर वन किस प्लेन में भाई, बोलो जल्दी। सब वाईजेड। हाँ, वाईजेड प्लेन में है। और मिरर टू किस प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में। अरे मिरर टू ये है वाईजेड प्लेन में और मिरर टू एक्स जेड प्लेन में है। तो मिरर वन का नॉर्मल किधर होगा? एक्स एक्सिस की तरफ। वाईजेड का नॉर्मल क्या होगा? एक्स। और एक्स जेड का नॉर्मल क्या होगा? वाई। तो ऐसा रखा हुआ है। अब इसमें मान लो कोई रे ऐसे इंसिडेंट होती है, ऐसे करके, मान लो ऐसे इंसिडेंट हो गई, ये एंगल थीटा है मान लो, तो ये पक्का है कि ये परपेंडिकुलर है, ये यहां से ऐसे आएगी, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। तो ये कितना होगा? पाई बाय टू माइनस थीटा होगा। तो ये भी थीटा होगा क्या? हाँ, ऑल्टरनेट एंगल, तो ये भी थीटा होगा। तो ये अगर थीटा होगा, ये नॉर्मल फिर से मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो 90 माइनस थीटा पर चली जाएगी ऐसे, ऐसे चली जाएगी। तो ये इंसिडेंट रे हुई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, का डायरेक्शन हो गया। डिवीजन कितना हुआ इसका? नेट डिवीजन, नेट डिवीजन, पहला डिवीजन कितना हुआ? पाई माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहले वाले केस में। दूसरा डिवीजन क्या हुआ? और ये क्या डिवीजन कैसा हुआ? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा डिवीजन क्या हुआ? पाई माइनस टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज पाई बाय टू माइनस थीटा, अगेन एंटी क्लॉकवाइज। सो नेट डिवीजन दोनों का ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा तो इतना आ जाना चाहिए, इसको ऐड कर दें तो सब कट जाएगा और पाई आ जाएगा। तो अगर दो मिरर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका नेट डिविएशन 180 डिग्री होता है, मतलब एंटी पैरेलल हो जाती है। ये बात क्लियर हो गई? अरे बात समझे कि नहीं? बोलो बच्चों। यस सर। इंपॉर्टेंट क्या है, मान लो ये जो रे है ये किस प्लेन में है? ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन में है,
तो मान लो इसका डायरेक्शन मैंने कह दिया, ये किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो उसके दो कोफिशिएंट्स होंगे। नेगेटिव ये मैंने कह दिया कि माइनस आई कैप माइनस जे कैप। अच्छा ये बाई रूट 3 होगा भाई, यहाँ पर चेंज कर देना, कैप है ना। अरे बात समझे कि नहीं, अरे कैप है तो अभी तो यूनिट वेक्टर हुआ ये। हेलो, समझ पाई ये? यस सर। कैप है ना, तो कैप में तो मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तो मॉड से डिवाइड नहीं कर रहा था, वो गड़बड़ था, तो चेक कर लेना उसको। तो कैप है, कैप कैप जब मैं लिख रहा हूँ, ये कैप लिख रहा हूँ, तो नीचे उसके मॉड से डिवाइड होना चाहिए। तो ये अगर रे आएगी, एक तो ये तरीका होगा, उसे डिविएशन पाई हो गया। एक वेक्टर वाले मेथड से देखो, वेक्टर वाले मेथड से अगर देखें तो ये जो रे आएगी उसका रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन क्या होगा यूनिट वेक्टर, इसका नॉर्मल क्या है। अरे नॉर्मल किधर है भाई, इस प्लेन के नॉर्मल क्या है, एक्स एक्सिस है ना। तो आई कैप के सामने जो -1 है, जब टक्कर होके लाइट आएगी तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी पहली वाली, उसमें आई कैप के सामने जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा कि नहीं। अरे यार क्या कह रहे हो तुम, बोला करो। यस सर, हो जाएगा। ये समझे ना, जैसे ये यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस आई कैप माइनस जे कैप बाई रूट 2 है, और यहाँ पर हमारा प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर नॉर्मल एक्स एक्सिस की तरफ है, तो जिधर नॉर्मल हो उस नॉर्मल वाले यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट में -1 गुणा कर दें, तो जो माइनस है वहां प्लस हो जाएगा। तो ये जो रे आई, इसको अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे कह दूं 1 नंबर, तो रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है, आई कैप हमने क्या लिखा है, माइनस आई कैप माइनस जे कैप बाई रूट 2। तो पहली बार रिफ्लेक्शन के बाद, पहले रिफ्लेक्शन के बाद जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगा, आई कैप के सामने प्लस, तो आई कैप माइनस जे कैप बाई रूट 2, नहीं। और बाद में जो दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है, फाइनल जो रिफ्लेक्टेड रे है, अब देखो ये जो प्लेन मिरर है इसका नॉर्मल किधर होगा, वाई की तरफ है, इसका मतलब ये इंसिडेंट रे है ना इस मिरर के लिए। तो अब क्या काम करना है, अगर हमें आर कैप चाहिए, अगर हमें आर कैप चाहिए तो हम लोग इसमें नॉर्मल किधर है, वाई एक्सिस की तरफ है, तो वाई एक्सिस के सामने जो कोफिशिएंट है जे कैप के सामने, उसको -1 से गुणा कर देंगे, तो फाइनल हमें जो मिलेगा आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2 मिलेगा। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये रहा, और दो परपेंडिकुलर मिरर से टकराने के बाद, दोनों मिरर से टकराने के बाद ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। आपको दिखाई पड़ रहा है कि आई डॉट आर 0 हो जाएगा, आई डॉट आई कैप डॉट आर कैप अगर करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों क्या है, डॉट 0 नहीं होगा, एंटी पैरेलल है, अरे एंटी पैरेलल है, इसका माइनस ही तो है। ये जो आर कैप अगर हम देखें, तो ये जो आर कैप आपको दिख रहा है ना, ये आर कैप और ये आई कैप, इसमें माइनस का डिफरेंस है ना, तो आर कैप जो है वो क्या है, माइनस आई कैप, इसका तो एंटी पैरेलल है, तो यही बात प्रूव हो गई। पाई डिविएशन होने का मतलब ये है, 180 डिग्री घूम जाने का मतलब ये है कि जिधर जा रहे थे उसका यू टर्न, वापस आ जाओ। तो चाहे वेक्टर के माध्यम से हम देखें और चाहे हम अलजेब्रा के माध्यम से देखें, दोनों से एक ही रिजल्ट आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? कंक्लूजन ये है कि जब भी दो मिरर्स परपेंडिकुलर होंगे, जब भी दो मिरर्स परपेंडिकुलर होंगे, तो कोई भी रे जो दोनों मिरर से कंसेक्यूटिव दो रिफ्लेक्शंस करती है, उसका कुल डेविएशन 180 डिग्री होगा, या पाई रेडिएशन होगा, पाई रेडिएशन है ना, पाई रेडियन होगा। ऐसे कहा जाए कि the reflected ray, the incident ray deviates by pi radians after two successive reflections from two mirrors perpendicular to each other, isn't it? Yes या नो जल्दी, Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट किसी को? R2 के क्या नाम, बेटा आपका नाम बता दो भाई, नाम अब बोलते रहो, नहीं बोलोगे तो मैं अलाउ नहीं करूँ क्लास में। बेटा क्या नाम है आपका लास्ट में?
आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। ठीक है, हाँ ठीक, कोई बात नहीं। बोलो, ये बात ठीक है, आगे बढ़े बच्चे। यस सर। चलो आगे देखते हैं। इस तरह से हम रिफ्लेक्शन मतलब अगर दो हमारे मिरर्स परपेंडिकुलर हैं तो दो लगातार कंसेक्यूटिव रिफ्लेक्शंस के बाद जो रे आ रही थी, जाने वाली रे उसके पैरेलल एंटी पैरेलल हो जाएगी, अपोजिट होकर के जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई कैप जे कैप करके क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं और फिर आने की प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये जो रेज हैं वो वेक्टर के फॉर्म में लिख करके डराएं, लेकिन डरना नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है, आपको पता है कि कैसे इसको चेंज करना होता है। अच्छा, अब देखते हैं। अब मान लो ये रेस, ये मिरर्स परपेंडिकुलर ना हुए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मिरर्स परपेंडिकुलर ना हुए, मान लो ये दोनों मिरर्स ऐसे हैं, ये M1 है और ये M2 है, और मान लो कोई रे ऐसे आई यहां पर, ऐसे आ गई, इसके पैरेलल आ गई मान लो, तो भाई सीधा सबसे पहले जहां पर ये इंसिडेंट हो, मुझे देखना है कि डेविएशन कितना होगा। ये एंगल थीटा है मान लो, और मान लो ये अल्फा है, मैंने मान लिया कि पैरेलल नहीं है, इन जनरल हम बात करते हैं, मान लो कोई रे ऐसे आ गई, इस टाइप से ऐसे आ गई, ये अल्फा एंगल पर आ गई, तो मिरर 1 पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? मिरर 1 पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, जल्दी बोलो, ओजस बोलो, मिरर 1 पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? अल्फा। अल्फा। और दोनों मिरर्स के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। थीटा। तो आगे देखते हैं, अब क्या करें हम, अब यहां से रे मैं इधर भेजूं, ऐसे भेजू ना, अरे अल्फा पर वापस आ जाएगी ना। अब यहां पर नॉर्मल बनाए हम ऐसे, ये वाला एंगल हमें निकालना है कितना होगा, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला π/2 माइनस अल्फा ना, तो ये कितना होगा, ये वाला, अरे ये कितना होगा भाई, x मान लो, तो x प्लस थीटा प्लस π/2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा माइनस थीटा, है ना, प्लस π/2, ये x हो जाएगा ना, ये x, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला, इसको अगर मैं बीटा कह दूं, बीटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो अगर इसको बीटा कह दूं, सुनाई भी तो पड़ रहा है, तो बीटा कितना होगा, हाँ π/2 माइनस एक्स, थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, अगर π/2 माइनस एक्स किया जाए तो बीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा। तो अगर मैं यहाँ थीटा माइनस अल्फा, तो ये एंगल हुआ बीटा हो गया थीटा माइनस अल्फा, ये तो हुआ, बोलो बच्चों, तो ये रे इसी एंगल पर वापस ऐसे आ जाएगी, ऐसे करके, बीटा एंगल पर। अच्छा, कितने रिफ्लेक्शन हो, कितने रिफ्लेक्शन हुए बताओ? 2 हुए, इन दोनों के बाद अगर वो निकल गई, मिरर यहीं तक था, क्या 3 रिफ्लेक्शन भी हो सकते हैं किसी कंडीशन में? क्या इसमें 3 रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं?
क्या इसमें ये रे जो निकल गई है मिरर से, ये वापस इधर आ सकती है इस साइड? फिर से मैं ड्रॉ करता हूं एक बार, फिर सोचो जरा तुम लोग। सोचो जरा। फिर से मैं ड्रॉ करूंगा इसको, केवल ड्राइंग, बाकी तो न्यूमेरिकल जो लिखा है। माइक, जब बोलना हो तभी माइक ऑन करो और बोलो जरूर, नहीं तुरंत ही स्विच ऑफ कर लिया करो। ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। मेरा कहना ये है कि अगर कोई रे ऐसे आ रही है यहाँ पर और पहले वाले मिरर के नॉर्मल से अल्फा एंगल फॉर्म कर रही है, तो यहां से फिर ये ऐसे आ गई, कुछ ऐसे आ गई, तो यहां से चली गई, यहां से जो रे आई ऐसे, तो ये रे ऐसे आ गई। ऐसे आने के बाद ये ऐसे निकल गई, ऐसे ऐसे निकल गई, तो ये एंगल थीटा है। तो फाइनली ये हमारा एंगल देखिए, तो बीटा की वैल्यू क्या है? थीटा माइनस अल्फा। ये बीटा थीटा माइनस अल्फा, ये जो बीटा है, ये बीटा की वैल्यू, ये बीटा जो है, बीटा की वैल्यू थीटा माइनस अल्फा है। अच्छा ये बताओ, अगर अल्फा ज्यादा होता थीटा से तो क्या होगा? तो ये एंगल नेगेटिव आता ना। अरे भाई, अगर अल्फा की वैल्यू थीटा से ज्यादा है तो बीटा नेगेटिव होता। नेगेटिव होने का मतलब वो इधर कहीं चला जाता। नहीं समझे बात? समझे बात को? अगर अल्फा की वैल्यू थीटा से ज्यादा है, तब की बात मैं बता रहा हूं। अगर ये कंडीशन है, मतलब अगर अल्फा की वैल्यू कम है थीटा से, तब तो बीटा पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया तो ठीक है, जैसा हमने बनाया है रे डायग्राम वैसा बनेगा। तो अगर मिरर यहीं तक है तो ये निकल जाएगी, अगर बड़ा हुआ तो कहीं जाकर टकराएगी फिर वापस आएगी। लेकिन अगर मिरर यहीं तक है तो डायग्राम में ये रे ऐसे चली जाएगी, तो हमारा डायग्राम बिल्कुल सही है। लेकिन अगर अल्फा की वैल्यू ज्यादा हुई और थीटा कम हुआ तो क्या होगा? अगर थीटा मैंने कम कर दिया और अल्फा अगर ज्यादा रखा, अल्फा अगर मैं ज्यादा रखूं मान लो नॉर्मल से, ये अब अल्फा ज्यादा दिख रहा होगा थीटा से, तो ये रे ऐसे आएगी ना, ऐसे। अरे उसी एंगल पर तो लाना है, अल्फा एंगल पर, तब जो नॉर्मल बनेगा उससे ये रे ऐसे आएगी इस टाइप से, तो फिर से यहां पर आएगी ना रिफ्लेक्ट, यहां पहले मिरर पर वापस पहुंच जाएगी। तो उधर नहीं समझे मेरी बात? ये तब है जब अल्फा की वैल्यू अगर थीटा से ज्यादा हुआ तो बीटा नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब जो हम नॉर्मल ऐसे करके रे आ रही थी, बीटा नेगेटिव का मतलब अब वो इधर की तरफ कहीं जाएगी। अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्यों? यस सर। यस सर। ये कंडीशंस है ना दो। जैसे अगर बीटा, Yes. ये बीटा पॉजिटिव हो तो हमारा फिगर सही है, अगर बीटा नेगेटिव है तो ये रे इधर घुस जाएगी और फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगी। तो अब तो वो ऐसे से करके ज्यादा रिफ्लेक्शंस में जा सकती है। तो अगर दो ही रिफ्लेक्शन में आपको वापस लाना है रे को, तो क्या करोगे? तो आपको ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अल्फा, उसको कम रखना है मिरर्स के बीच के एंगल से, और इवन बराबर भी हो सकता है। अल्फा अगर थीटा की इक्वल है तब भी ये नेगेटिव नहीं होगा ना, ये नॉन नेगेटिव ही रहेगा। ये भी सही है। तो बीटा, बीटा इज नॉन नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव नहीं रहेगा, क्या हो गया? ये नॉन नेगेटिव रह गया ना, जीरो भी हो सकता है। अरे नहीं समझे मेरी बात? तो इस केस में कुल डेविएशन कितना होगा बताओ? इस वाले केस में कुल डेविएशन कितना होगा? हम पहले पहला डेविएशन निकालते हैं।
पहला डिविएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा है तो पहला डिविएशन क्या होगा, पाई माइनस 2 अल्फा। इधर एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज ये रे ऐसे जाना था और इधर ऐसे गई। दूसरा डिविएशन क्या हुआ, पाई माइनस 2 बीटा। पाई माइनस 2 बीटा का मतलब फिर से एंटी क्लॉकवाइज। दोनों को जोड़ दें, दोनों को अगर जोड़ दें तो कितना हो गया, 2 पाई माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा। बीटा कितना है, थीटा माइनस अल्फा, तो क्या आ जाएगा, अरे अल्फा प्लस बीटा थीटा ही तो हुआ, तो 2 पाई माइनस थीटा आ गया। अरे आया क्या नहीं बच्चे? यस सर। Yes, sir. जब भी कोई क्वेश्चन आए जिसमें दो मिरर्स हो और कोई पूछे कि भाई कोई रे दो रिफ्लेक्शंस के बाद कितना डिविएट होगी, तो तुरंत चेक करो क्या उसका अल्फा, मतलब जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है मिरर वन से, और थीटा अगर ये रिलेशन है तो सीधा तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर रिलेशन नहीं है तो फॉर्मूला लगाओगे तो गलत हो जाएगा। अक्सर कई बुक्स में सीधा ये फॉर्मूला लिखा होता है, इसकी कंडीशंस नहीं लिखी होती। तो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि किस कंडीशन में आप काम कर रहे हो। क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी काम करोगे वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। नहीं समझे बात? अब यहां पर क्या होगा, यहां पर तो रे फंस गई ना, पता नहीं कितना रिफ्लेक्शन हो भाई। अगर अल्फा थीटा से ज्यादा है तो आप कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते, तरीका तो बना सकते हो, फॉर्मूला नहीं बना पाओगे। क्यों? अरे ठीक है भाई, कि नहीं? यस सर। मुझे से ये बात क्लियर हुई। अगर Yes, sir. अगर कोई अब ये रे अगर फंस गई तो हमें क्या पता कितनी बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो तो अल्फा और थीटा की वैल्यूज को देख करके होगा। इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में है, शायद जो बच्चे अभी पढ़ चुके हैं या चैप्टर छूट गया था शायद ना पढ़ा हो, तो मॉड्यूल में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं उसको देखता हूं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास दो मिरर्स हैं, मिरर वन मिरर टू, और मिरर टू के पैरेलल एक रे इंसिडेंट हो रही है मिरर वन पर, मिरर टू के पैरेलल एक रे इंसिडेंट हो रही है मिरर वन पर। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो हमें ये बताना है कि अगर ये रे, ऐसे कहा गया है, अगर ये रे अपने पाथ को रिट्रेस कर ले, मतलब जैसे आए वैसे ही वापस चली जाए, जैसे रे आएगी तो देखो, ये तो बात पक्का है कि इस बार तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है, मान लो, तो पहला वाला केस है। लेकिन ये पहला वाला केस नहीं होगा, कुछ और होगा, ये कुछ और गिवन होगा, क्योंकि पहले वाले केस में तो इधर निकल जाएगी ना ऐसे। हमें थीटा की वैल्यू ही शायद निकालनी है। इसमें है कोई क्वेश्चन याद है किसी को? तो हमें ये बात का पता करना Yes, है। sir. हाँ, इसमें एक ऐसा क्वेश्चन था ना कि Question. यहाँ से कोई रे आएगी ऐसे, तो ये अपने पाथ को रिट्रेस कर ले, इसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, शायद ये था क्वेश्चन। Yes, sir. Sir, question था कि two mirrors inclined at the angle theta, light ray incident prior to the one mirror. Light is taking its path after, तो थीटा की वैल्यू बतानी है।
अच्छा, और जो सही फिगर मैंने बनाया है क्या? अच्छा, उसमें ये का नहीं दिया गया है, बस एंकर का इंक्लाइन दिखा दिया और थीटा दिखाया है। उसको वो उस पे व्हाट्सएप पे भेजो जरा, फोटो खींच कर जल्दी ग्रुप पे भेजो जरा व्हाट्सएप ओके पर। सर। बच्चों देखो, ओके चेक सर। करो क्वेश्चन क्या है, बच्चों चेक करो। देखो बच्चों, क्वेश्चन आ गया है, व्हाट्सएप पर चेक कर लो। Two mirrors are inclined at an angle. Light is incident parallel to one of the mirror. हाँ, parallel तो है। Start retracing its path after third reflection if equal to। थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उसमें ठीक है, तो ये गिवन है कि ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ये गिवन है क्वेश्चन में। हम इस एंगल, ये अल्फा होता था ना हमारा, कोई दिक्कत नहीं। अरे बात समझे कि नहीं? इस मिरर के पैरेलल है। सबने क्वेश्चन पढ़ लिया? यही तो फिगर होगा। अरे क्वेश्चन सबने पढ़ लिया बच्चों? यस सर, पढ़ लिया। तो यही तो फिगर होगा उस क्वेश्चन का। देखो फिगर जरा देखो पहले। ये रे ऐसे आ रही, मिरर टू के पैरेलल एक रे आ रही है। पैरेलल होने का मतलब ये है कि ये एंगल थीटा है अगर, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा थीटा। हम ये चाहते हैं कि रे अगर आए तो थर्ड रिफ्लेक्शन, ये पहला रिफ्लेक्शन है, दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा, तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद रे फिर से अपने पाथ पर वापस चली जाए। तो रिट्रेस कर दे, तो थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद अगर थर्ड वाला रिफ्लेक्शन नॉर्मल की तरफ हो जाए, रिट्रेस करने की कंडीशन क्या होती है? रिट्रेस तभी कोई रे कर पाएगी अपने पाथ को जब ये वाला एंगल 90 हो, तभी तो भाई नॉर्मल की तरफ जाएगी, नॉर्मल की तरफ वापस आ जाएगी। जिस जिस वाले रिफ्लेक्शन पर तुम्हें, जिस रिफ्लेक्शन के बाद तुम्हें रिट्रेस कराना हो अपने पाथ को, रे को, वहां पर जो इंसिडेंट हो रहा है उसको नॉर्मल इंसिडेंट अगर कर दिया जाए, तो अगर उसको नॉर्मल इंसिडेंट कर दोगे तो जिस रास्ते से रे गई है उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। ये बात क्लियर हुआ ओजस? यस सर, क्लियर हो गया। तो मैंने थर्ड वाले रिफ्लेक्शन को 90 बना दिया। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है। अभी ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया, बेसिक ज्योमेट्री का क्वेश्चन। तो ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अरे होगा कि नहीं? ये तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो अगर ये थीटा होगा, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये भी तो थीटा हो जाएगा भाई, ये वाला एंगल। फिर से बड़ा बना दो, क्या दिख नहीं रहा है? थोड़ा बड़ा जूम कर लो, तुम देखिए आ लोग जाए। स्क्रीन को जूम कर सकते हो, अपने स्क्रीन को जूम कर लो। तो ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, तो थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। और ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये वाला थीटा, ये भी थीटा, और ये 90, तो 3 थीटा प्लस 90 बराबर 180। इस ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये थीटा है, ये थीटा, ये भी थीटा है, तो 3 थीटा प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। कोई डाउट? कोई डाउट? अरे कोई डाउट? सारे बच्चे बताओ। आदर्श? नो सर। नो सर। माइक नो ऑफ, सर। माइक ऑफ।
तो ऐसे बहुत आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हो। रोटेशन ऑफ ए रे, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ये एक प्लेन मिरर है, इस पर कोई रे इंसिडेंट हो गई, ये इसका नॉर्मल है, रे वापस ऐसे जा रही थी, बहुत बढ़िया भाई, ये आई और ये गई, इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये मिरर है। अब मिरर को वहीं रखते हुए, मिरर फिक्स्ड है, और मान लो मैं इंसिडेंट रे को थोड़ा सा यहां चेंज कर दूंगी, ऐसे चेंज कर दूं, मैंने इंसिडेंट रे को रोटेट करा दिया, मिरर फिक्स्ड है, मिरर फिक्स्ड है, इंसिडेंट रे को मैं रोटेट करा दिया, कितना एंगल रोटेट करा है, मान लो मैंने थीटा एंगल रोटेट करा दिया, ये कुछ पहले आ ही रहा था ऐसा, इसको चलो कुछ कर देते, थीटा नॉट कह देते हैं, ये भी थीटा नॉट था। तो अभी मैंने क्या किया कि पहला केस जो मैं डिस्कस कर रहा हूं इसमें, कि द इंसिडेंट रे is rotated keeping the mirror constant. मिरर फिक्स्ड, कांस्टेंट नहीं, मिरर फिक्स्ड, ये है। तो अब बताओ कि अब कितना एंगल बन रहा है, तो अब मिरर्स, अब इस नॉर्मल से इस नई वाली रे को मैंने आई डैश कह दिया, आई डैश। तो जो आई डैश है वो नई वाली इंसिडेंट रे का एंगल अब थीटा प्लस थीटा नॉट है, तो रिफ्लेक्टेड रे का भी नॉर्मल से एंगल जो होगा वो थीटा प्लस थीटा नॉट होगा, तो ये भी ऐसे हो जाएगी ना, तो ये इधर घूम जाएगा थीटा, ये भी थीटा एंगल घूम गई। इसका मतलब ये है, अगर इंसिडेंट रे को मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है थीटा एंगल, तो रिफ्लेक्टेड रे अगर मिरर फिक्स्ड हो तो थीटा एंगल क्लॉकवाइज घूम जाएगी। अरे बोलो भाई, अरे बोलो। इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विद रिस्पेक्ट टू मिरर फिक्स्ड है, ये माइनस टाइम्स है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू मिरर फिक्स्ड है। इसका मतलब सेम टाइम में भी होगा, सेम टाइम में भी होगा। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं तो एंगुलर वेलोसिटी आ गई, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विद रिस्पेक्ट टू मिरर, अगर मिरर ना चले, इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू मिरर। एनी डाउट, एनी डाउट? सर रिपीट कर दीजिए एक बार। नो सर। उल्टा घूम जाएगी, एक बार रिपीट कर दो। तुम इधर करोगे वो उल्टा, जैसे तुम अगर पास लाओगे, ये दूर जा रहा है तो ये भी दूर जा रहा है, मतलब अगर ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये रे पास आएगी वैसा हो जाएगा। दूसरा केस, अगर इंसिडेंट रे फिक्स्ड हो और मिरर को अगर हम घुमाएं, केस नंबर 2, the mirror is rotated
द मिरर इज rotated keeping incident ray fixed, keeping incident ray fixed, incident ray fixed। तो अब क्या होगा, मान लो ये मिरर था ऐसा, 2 टाइम्स हो जाएगा। हाँ, और ये हमारा ये रे आ गई है, ये इंसिडेंट रे है, ये मिरर, ये इंसिडेंट रे पहले वाली है I1, ये नॉर्मल तो वही है, ये मिरर हमारा है। ये एंगल कुछ रहा था, मान लो ये थीटा नॉट है इतने एंगल पर, तो थीटा नॉट पर अगर आ रहा तो थीटा नॉट पर रे जा रही थी, बहुत बड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं रे को, अब मैं इस मिरर को घुमा रहा हूं, मिरर को ही घुमा दिया मैंने, मिरर को घुमा दिया, मिरर को मैंने क्लॉकवाइज घुमा दिया थीटा एंगल पर, तो अब नॉर्मल भी तो थीटा एंगल घूम गया भाई, मिरर के साथ ही तो वो बेल्डेड होता है, बेल्डेड उसको, अरे उसी के साथ ही तो है, तो ये जो है ये भी घूम गया मिरर, ये नॉर्मल भी घूम गया, इंसिडेंट रे में कोई चेंज नहीं आया, एंड डैश हो गया मान लो, ये मिरर डैश, मिरर चेंज हो गया, नॉर्मल आ गया। तो अब बताओ ओजस कि अब अगर ये थीटा एंगल घूम गया मिरर, पहले नॉर्मल से नॉर्मल घूम गया, तो अब इंसिडेंट रे, अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना हो गया, अब नया वाला थीटा प्लस थीटा नॉट, थीटा नॉट। तो अब जो नई रे होगी वो थीटा प्लस थीटा नॉट से तो जाएगी। यस सर। अब ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा प्लस थीटा नॉट तो होगा, नहीं समझे बात, ये जो कलर कलर डिफरेंट दिख रहा है कि नहीं, जो येलो कलर से मैंने बनाया है वो बाद की सिचुएशन है, जो व्हाइट कलर की रेस थी वो पहले की सिचुएशन है। तो अब क्या होगा, अब ऐसे घूम जाएगा, तो अब क्या होगा, अब ये पूरा थीटा नॉट है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल थीटा नॉट माइनस थीटा, और ये वाला एंगल होगा, ये पूरा थीटा नॉट है और इतना थीटा है, थीटा नॉट माइनस थीटा। हमें क्या करना है, जो पहले वाली रिफ्लेक्टेड रे थी, जो पहले वाली रिफ्लेक्टेड रे थी और जो दूसरे वाली रिफ्लेक्टेड रे है, उसके बीच का एंगल पता करना है कि कितना रे घूम गई, ये हमें पता करना, दिस इज आवर कैलकुलेशन, ये हमें पता करना है। तो पहले वाली रिफ्लेक्टेड रे और बाद वाली रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल ये निकालना है, ये हमें पता, पूरा एंगल पता है, पूरा एंगल कितना है, थीटा प्लस थीटा नॉट, तो थीटा प्लस थीटा नॉट ये पूरा एंगल है किसका, नए वाले नॉर्मल से और नई वाली रे के बीच में एंगल थीटा प्लस थीटा नॉट है, और नए वाले नॉर्मल ये एंगल कितना है, थीटा नॉट माइनस थीटा, तो इसको घटा दें, थीटा नॉट माइनस थीटा, तो अब दोनों रेस के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो गया कि नहीं, 2 थीटा। एंगल बिटवीन R1 और R2, बोलो भाई किधर, क्लॉकवाइज, तो मिरर भी क्लॉकवाइज और रोटेशन, ये एंगल भी क्लॉकवाइज। अब इसमें क्या है कि ये डबल घूम गई, जैसे जितना मिरर मैंने घुमाया उसका डबल घूम गई, इसका मतलब ये क्या, ये है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे फिक्स्ड हो, अगर इंसिडेंट रे फिक्स्ड हो, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे इज ट्वाइस ऑफ angular velocity of mirror with respect to incident ray। बोलो डाउट, बोलो जल्दी, अरे जल्दी डाउट बोलो। आदर्श, अनुष्का, ओजस, नो सर। और एक और है, जल्दी बोलो बच्चों, सारे बच्चे बताओ, ठीक है ना। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में देता हूं, ठीक है कि नहीं। तो रोटेशन ऑफ ए रे, डेविएशन ऑफ ए रे, आज मैंने डिस्कस किया है, और
फिर से थोड़ा सा और ड्यूरेशन में बढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास से। आज पहला दिन था तो कुछ बच्चे एब्सेंट भी रहे जो आना था जिनको, तो अभी मैं यहीं पर रोकता हूँ इतना देखने के बाद, और थोड़ा पहले मैं कर सकता हूँ 7:30 बजे से कर दूंगा तो अच्छा रहेगा। तो 7:30 से ही हम 9 o'clock तक कर लेंगे। तो 9 o'clock के बाद दूसरी एक क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो कम